भूमध्य सागर के बीचों बीच बसा है इटली, एक ऐसी जमीन जिसका इतिहास किसी महाकाव्य से कम नहीं है। तो चलिए आज इसके कुछ शानदार पन्नों को पलटते हैं। ये कोई छोटी मोटी कहानी नहीं है, ये सफर है पूरे 3000 साल का। एक ऐसा सफर जिसमें साम्राज्यों को बनते और मिटते देखा गया, कला को एक नया मतलब मिला और बिखरे हुए टुकड़ों से एक पूरा राष्ट्र बना। और कमाल की बात यह है कि इस पूरी महागाथा को हम समेटने वाले हैं बस अगले कुछ ही मिनटों में। तो तैयार हो जाइए, ये सफर अब शुरू होता है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है बहुत बहुत पहले, टाइबर नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव से। और देखते ही देखते यही गांव दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन गया। नाम था रोम। लेकिन रुकिए, रोम के महान बनने से भी पहले यहाँ क्या था? असल में ये जमीन कई संस्कृतियों का घर थी। जैसे दक्षिण में थे समुद्री व्यापारी यूनानी और फुनीशियन, उत्तर की तरफ थे योद्धा सेल्ट्स, और इन सब के बीच में एकदम सेंटर में थे ताकतवर और थोड़े रहस्यमयी इट्रस्कीन्स। और फिर शुरू हुआ रोम का सफर। देखिए ये कैसे बदला। 753 ईसा पूर्व में एक छोटा सा राज्य, फिर 509 ईसा पूर्व में बना एक गणराज्य, और 27 ईसा पूर्व आते आते तो ये एक विशाल साम्राज्य बन चुका था। लेकिन जैसा हमेशा होता है, कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं टिकता। 476 ईस्वी में पश्चिमी रोमन साम्राज्य का अंत हो गया। और इस पतन का असर बहुत गहरा। जहां एक मजबूत साम्राज्य था, वहां अब सब बिखर गया। दर्जनों छोटे छोटे राज्य बन गए। वो जो एकता थी वो पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। अब आता है कहानी का एक बहुत ही दिलचस्प मोड़, एक ऐसा दौर जो विरोधाभासों से भरा था। देखिए, एक तरफ तो इटली राजनीतिक तौर पर पूरी तरह टूटा हुआ था, लेकिन दूसरी तरफ कमाल देखिए, इसी दौर में इसकी संस्कृति, इसकी कला आसमान छू रही थी। ये सोचना भी अजीब लगता है ना कि जहां इतनी राजनीतिक उथल-पुथल हो, वहां कला और विज्ञान कैसे फल फूल सकते हैं। मतलब एक तरफ तो तलवारें चल रही थीं और दूसरी तरफ कलाकार और विचारक अपनी कला और अपनी सोच से दुनिया को एक नई शक्ल दे रहे थे। और इस बदलाव की लहर उठी फ्लोरेंस से। इसने कला, विज्ञान, साहित्य, हर एक चीज में ऐसी ऐसी प्रतिभाओं को जन्म दिया कि बस पूछिए मत। इसी को हम पुनर्जागरण या रेनेसांस कहते हैं। और इसने सिर्फ इटली को नहीं, पूरे यूरोप की सोच को बदल कर रख दिया। तो सवाल ये उठता है कि ये जो बिखरा हुआ प्रायद्वीप था, वो आखिर एक देश कैसे बना? इसी मुश्किल और लंबी कहानी को इटली में कहते हैं रिसोर्जिमेंटो, जिसका मतलब है फिर से जागना या पुनरुत्थान। इसकी चिंगारी लगी थी 19वीं सदी में नेपोलियन के हमलों से। पहली बार इटली के लोगों में एक होने की, एक राष्ट्र बनाने की भावना जागी। कई दशक लगे, बहुत संघर्ष हुआ, कुर्बानियां दी गईं, और फिर 1861 में इटली के साम्राज्य का ऐलान हुआ। आखिरकार 1870 में जब रोम भी इसमें शामिल हो गया, तो सदियों पुराना सपना सच हो गया। लेकिन कहानी में एक और मोड़ आया। पहला विश्व युद्ध हुआ। इटली जीता भी, पर उसे वो सब नहीं मिला जिसका वादा किया गया था। इसी को कहा गया एक खंडित जीत। और इसी अधूरी जीत की भावना ने पूरे देश में एक तरह का जहर घोल दिया, असंतोष और अस्थिरता का। और जानते हैं इस असंतोष का नतीजा क्या हुआ? इसने इटली को 20वीं सदी के सबसे काले दौर में धकेल दिया, यानी फांसीवाद का उदय, दूसरा विश्व युद्ध और एक बहुत ही दर्दनाक गृह युद्ध। देखिए, हुआ ये कि उस अधूरी जीत से जो निराशा फैली थी, ऊपर से आर्थिक संकट और समाज में उथल-पुथल, इन सब ने मिलकर एक बहुत ही खतरनाक माहौल बना दिया। और बस इसी माहौल का फायदा उठाया बेनिटो मुसोलिनी ने, और उसकी फांसीवादी पार्टी ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। दूसरे विश्व युद्ध में तो इटली की कहानी किसी रोलर कोस्टर राइड जैसी है। पहले उसने जर्मनी का साथ देकर युद्ध शुरू किया, लेकिन 1943 में जैसे ही मित्र देशों ने हमला किया, इटली ने अचानक पाला बदल दिया और अपने ही पुराने साथी जर्मनी के खिलाफ हो गया। युद्ध के आखिरी साल तो सबसे ज्यादा तकलीफदेह थे। इटली सिर्फ एक जंग का मैदान नहीं था, वो अपने ही घर में बढ़ चुका था। एक भयानक गृह युद्ध, जहां इटालियन ही इटालियन से लड़ रहा था। लेकिन इस भयानक तबाही के बाद इटली एक बार फिर उठा, जैसे कोई राख से उठ खड़ा होता है। इस बार एक नए रूप में, एक आधुनिक
लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में। और इस नए सफर का पहला बड़ा कदम क्या था? 1946 का जनमत संग्रह। यानी लोगों ने खुद तय किया कि उन्हें क्या चाहिए। उन्होंने राजशाही को ना कहा और एक गणतंत्र को चुना। ये एक नए इटली का जन्म था। फिर तो कमाल ही हो गया। आया आर्थिक चमत्कार का दौर। 50 और 60 के दशक में इटली ने इतनी जबरदस्त तरक्की की कि दुनिया देखती रह गई। जो देश युद्ध में बर्बाद हो चुका था, वो अब एक बड़ी इंडस्ट्रियल पावर बन गया था। और आज का इटली? वो अपनी शानदार सांस्कृतिक विरासत को तो संभाले हुए है ही, साथ ही वो नेटो और यूरोपीय संघ जैसे जरूरी संगठनों का संस्थापक सदस्य भी है और दुनिया की बड़ी आर्थिक शक्तियों में से एक है। मतलब अपने अतीत और भविष्य के बीच एक गजब का संतुलन। तो एक महान साम्राज्य से लेकर एक आधुनिक गणतंत्र तक का ये सफर हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि इतिहास के इतने उतार चढ़ाव देखने के बाद इटली की कहानी का अगला पन्ना क्या होगा? भविष्य में इसके लिए क्या लिखा है?